हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं मस्त जबरदस्त और अपनी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो 76 नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों आपके सामान्य ज्ञान के सवाल 38 सवाल आते हैं, जो कि एक सवाल 2 नंबर का रहता है और 76 नंबर तो केवल सामान्य ज्ञान के हैं। तो साथियों, इस क्लास में पूरे इतिहास के हम 45 प्लस सवाल करने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाले हैं। तो साथियों, अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है तो 76 में से कम 70 प्लस तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो साथियों, आपको किस प्रकार की तैयारी चाहिए वो आप खुद ही जानते हैं। तो साथियों, इस क्लास के एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं और मिलकर तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी होगी और इस बार सीने में वर्दी लेकर ही रहेंगे, इतिहास दोहरा कर रहेंगे। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को में स्थानांतरित कर दिया गया। तो साथियों बताइए, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी था, बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो आपका ये पाटलिपुत्र में। कहाँ साथियों? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, प्राचीन काल में नदी के दक्षिणी के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो साथियों बताइए, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? गंगा को जाना जाता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो साथियों बताइए, किसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी? तो आपके उदयन ने रखी थी। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, की उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। तो साथियों, किस उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए? तो आप बता सकते हैं किस उम्र में थे? तो 30 की उम्र में। ऑप्शन आपका क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया, महावीर जयंती के महीने में मनाई जाती है। तो साथियों बताइए, महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो आपकी ये मनाई जाती है मार्च अप्रैल में। कब साथियों? मार्च अप्रैल में। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम पढ़ा रहे हैं साथियों, आपको भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है और इस बार सीने पे वर्दी लेकर ही रहना है। तो प्रश्न 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार जो प्रत्येक वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो साथियों बताइए, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार जो प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो पूरे साथियों 12 वर्षों के बाद क्या मनाया जाता है? एक बार मनाया जाता है महामस्तकाभिषेक। एक जैन त्योहार है जो कि पूरे 12 वर्षों में केवल एक बार मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो साथियों बताइए, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो आपके किसानों के लिए सबसे अधिक कठिन था। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, किसानों के लिए। तो प्रश्न 8 पे बात किया जाए। तो प्रश्न 8 दिया है, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो साथियों आप देख रहे होंगे रिलेटेड एक जैसा सवाल आ रहा है, क्योंकि साथियों हम आपके इतिहास का शुरू से लेकर एकदम शुरू कर दिए हैं। एकदम शुरू से सवाल जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट हम एकदम शुरू से लेकर कर रहे हैं, लेकर अंत तक जाने वाले हैं। तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण मजा आने वाला है हर क्लास में। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपके त्रिपिटक था। कौन था साथियों? त्रिपिटक था। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न 9 दिया है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों बताइए, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो दिया था वैशाली में। कहाँ साथियों? वैशाली में। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो साथियों जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था आपका बिहार में। कहाँ पर साथियों? बिहार में हुआ था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है,
एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। तो साथियों बताइए एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों जिसे रॉक आर्ट का संग्रह है, किनका है? तो साथियों ये शिव जी का है। किसका है? शिव का है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो साथियों बताइए भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आपका अगम सूत्र कहा जाता है। क्या साथियों? अगम सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 13 देखते हैं। तो प्रश्न 13 दिया है, को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों बताइए किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? आपके पेपर में कई बार ये सवाल आए होंगे। तो किसे कहा जाता है? तो बुद्ध को जी कहा जाता है। ऑप्शन भी आपका क्या है? बुद्ध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो साथियों जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपके ये बौद्ध धर्म से था। किससे था? थी वो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो दोस्त नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो आपका बौद्ध का था। किसका साथ है? बौद्ध का था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बौद्ध धर्म। तो प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो साथियों बताइए प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो आपके शाक्य थे। कौन थे साथियों? शाक्य थे। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शाक्य। तो प्रश्न 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 दिया है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो दोस्तों बताइए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो किस मूल ग्रंथ किसका है साथियों? तो बौद्ध धर्म का है। किसका साथियों? बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 सम्राट अशोक का पुत्र था। तो दोस्तों बताइए सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो आपका बिंदुसार का था। किसका साथियों? बिंदुसार का। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासन के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से किस मौर्य शासन के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो आपके अशोक के क्या हुआ था? शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो आप बता सकते हैं किसने लोकप्रिय बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो आपके ये हुई थी 2232 BC में। कब साथियों? 232 BC में क्या हुई थी? अशोक की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो साथियों निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो आपके कुषाण ने किया था। किसने साथियों? कुषाण ने। ऑप्शन डी कुषाण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो साथियों बताइए मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो पूरे 64 थे। कितने साथियों? 64 थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 24 पर बात किया जाए, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपके पुष्यमित्र ने किया था। किसने साथियों? पुष्यमित्र ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 दिया, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो आपके अशोक के क्या हुआ था? अशोक के शासनकाल में सांची का स्तूप महान बनाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो साथियों बताइए इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो आपके की गई है समुद्रगुप्त की। किसकी साथियों? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया,
निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो साथियों बताइए मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो किसने किया था साथियों? ये अशोक ने किया था। किसने साथियों? फिर अशोक ने कर दिया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही अशोक महान नहीं बना था साथियों, उसने काफ़ी कड़ी मेहनत तपस्या की थी। प्रश्न 29 देखिए, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदसी के नाम से जाना जाता था? तो साथियों बताइए निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदसी के नाम से जाना जाता था? तो आपके अशोक के को जाना जाता था पियदसी के नाम से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी। तो साथियों बताइए मौर्योत्तर काल में किन ऐसे कौन से पुरुष थे, महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी? तो कौन थे? दास कर्मकार थे। ऑप्शन डी दास कर्मकार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो साथियों बताइए निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो बताइए किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने। किसने साथियों? सेल्यूकस निकेटर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न 32 दिया, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? तो साथियों बताइए अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की थी? तो आपके कण्व वंश की स्थापना की थी। किसकी साथियों? कण्व वंश की। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया, चाणक्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो साथियों बताइए चाणक्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो साथियों बताइए भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो आपके ये सांची से है। कहाँ से साथियों? सांची से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न 35 दिया, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न 36 दिया, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो साथियों मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो आपके नंद राजवंश। कौन साथियों? नंद राजवंश। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों बताइए अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1958 में। कब साथियों? 1958 में की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें के रूप में जाना जाता था। तो साथियों बताइए अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें उनके किस रूप में हम जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था धम्म महामत्मा। कौन साथियों? धम्म महामत्ता। ऑप्शन ए आपका क्या है? धम्म महामत्ता बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों बताइए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। कौन साथियों? पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? तो साथियों बताइए अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? तो बताइए। तो ब्राह्मी का मिलता है। किसका साथियों? ब्राह्मी का। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न 41 है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासक को पराजित किया गया? तो साथियों बताइए समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया गया? तो पूरे 12 लोगों को। कितने साथियों? 12 लोगों को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर
42 देखते हैं। प्रश्न 42 दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो साथियों बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा? तो कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन सा थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न 44 दिया है, प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। तो साथियों बताइए प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई थी? तो ये की गई थी संस्कृत भाषा में। किस में साथियों? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 45 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो बताइए कौन था? तो समुद्रगुप्त था। कौन सा था? समुद्रगुप्त था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो साथियों बताइए साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? गुप्त को। किसको साथियों? गुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो साथियों 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? तो आपके हर्षवर्धन हुआ था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में पूरे 47 सवाल कंप्लीट हो चुके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों आज के लिए बस इतना। चैनल बनाए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हर एक दिन प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।